साल 1600। इंग्लैंड का एक छोटा सा कमरा। कुछ व्यापारी एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि आज लिया गया एक फैसला अगले 250 वर्षों तक दुनिया के सबसे अमीर देश भारत की किस्मत बदल देगा। ये कहानी किसी राजा की नहीं, किसी युद्ध की नहीं, बल्कि एक कंपनी की है, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन सवाल है, एक व्यापारी कंपनी पूरे भारत की मालिक कैसे बन गई? उस समय भारत दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था। भारत के कपड़े यूरोप में सोने के बराबर बिकते थे। काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, नील, रेशम, पूरी दुनिया इनकी दीवानी थी। यूरोप के देशों के लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि दौलत का खजाना था। 31 दिसंबर 1600 इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक व्यापारिक कंपनी को एशिया में व्यापार करने की अनुमति दी। इसी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह कंपनी एक दिन लाखों लोगों की किस्मत तय करेगी। 1608 में कंपनी का पहला जहाज भारत के सूरत बंदरगाह पहुंचा। उस समय भारत पर मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। अंग्रेजों ने विनम्रता से कहा, हमें सिर्फ व्यापार करना है। लेकिन सिर्फ व्यापार ही नहीं हुआ। कंपनी ने अपने गोदाम बनाए, फिर सुरक्षा के नाम पर सैनिक रखे, फिर किले बनाए, और देखते ही देखते व्यापार ताकत में बदलने लगा। उस समय भारत एक देश नहीं, बल्कि सैकड़ों रियासतों में बंटा हुआ था। राजा एक दूसरे से लड़ रहे थे और अंग्रेज सिर्फ देखते रहे। उन्हें समझ आ गया था कि भारत को ताकत से नहीं, बल्कि फूट से जीता जा सकता है। 1757 प्लासी का युद्ध, इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़। युद्ध शुरू होने से पहले ही विश्वासघात हो चुका था। मीर जाफर अंग्रेजों से मिल चुका था और यही भारत के भविष्य को बदल गया। अब कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी, वह टैक्स वसूल रही थी, सेना चला रही थी, कानून बना रही थी। यानी एक व्यापारी कंपनी अब शासक बन चुकी थी। इतिहास हमें सिर्फ बीता हुआ समय नहीं बताता, बल्कि यह भी सिखाता है कि जब कोई समाज आपस में बंट जाता है, तो बाहरी शक्तियां उसका फायदा उठा सकती हैं। यही कारण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी आज भी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में गिनी जाती है। क्या आप विश्वास करेंगे कि केवल एक आदमी के विश्वासघात ने पूरे भारत की किस्मत बदल दी? 23 जून 1757 बंगाल के एक छोटे से गांव प्लासी में हुई एक लड़ाई ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के शासन की नींव रख दी। लेकिन क्या यह वास्तव में युद्ध था, या पहले से लिखा हुआ एक विश्वासघात? 1757 भारत आज जैसा एक देश नहीं था। यह अनेक रियासतों और शक्तिशाली नवाबों में बंटा हुआ था। दिल्ली में मुगल बादशाह का नाम तो था, लेकिन शक्ति नहीं। दक्षिण में मराठा साम्राज्य उभर रहा था। हैदराबाद अलग था, अवध अलग था, और सबसे अमीर प्रदेश था बंगाल। उस समय दुनिया कहती थी, अगर किसी को अमीर बनना है तो बंगाल जाओ। बंगाल सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का व्यापारिक केंद्र था। यहीं बनती थी सबसे महीन मलमल, रेशम, नील, मसाले, चीनी और अनगिनत वस्तुएं यूरोप तक भेजी जाती थी।
इसी संपत्ति ने यूरोप की बड़ी व्यापारिक कंपनियों को भारत की ओर खींचा। सबसे महत्वाकांक्षी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। सन 1600 में बनी यह कंपनी शुरुआत में केवल व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे व्यापार सत्ता में बदलने लगा। उन्होंने भारत में कई फैक्ट्रियां बनाई। सबसे महत्वपूर्ण कलकत्ता। लेकिन एक बड़ी गलती हो गई। उन्होंने बिना अनुमति अपने किले मजबूत करने शुरू कर दिए और यहीं से टकराव शुरू हुआ। 1756 केवल 23 वर्ष की आयु में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। वे युवा थे लेकिन साहसी भी। उन्होंने साफ आदेश दिया, कोई विदेशी कंपनी मेरी अनुमति के बिना किले नहीं बनाएगी। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। यहीं से युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। जून 1756 सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला कर दिया। कुछ ही समय में फोर्ट विलियम उनके कब्जे में था। ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अपमान बिल्कुल स्वीकार नहीं था। मद्रास से बुलाया गया एक ऐसा व्यक्ति जो इतिहास बदलने वाला था, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। क्या रॉबर्ट क्लाइव बंगाल को जीत पाएगा? प्लासी के मैदान में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे भारत का इतिहास बदल दिया? यह जानेंगे अगले भाग में। ऐसे ही प्रामाणिक और रोचक इतिहास के लिए एडिफिकेशन सीकर को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए। 23 जून 1757। एक तरफ लगभग 50,000 सैनिक, दूसरी तरफ सिर्फ 3,000 अंग्रेज। फिर भी हार किसकी हुई? क्या अंग्रेज इतने शक्तिशाली थे या भारत पहले ही हार चुका था? 23 जून 1757। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे स्थित एक छोटा सा गांव। यहीं भारत का भविष्य तय होने वाला था। संख्या में सिराजुद्दौला की सेना अंग्रेजों से कई गुना बड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज कुछ ही घंटों में हार जाएंगे। लेकिन असल लड़ाई तलवारों से नहीं, दिमाग से लड़ी जाने वाली थी। युद्ध शुरू होने से पहले रॉबर्ट क्लाइव ने एक ऐसा दांव खेला जिसने इतिहास बदल दिया। मीर जाफर से गुप्त समझौता हो चुका था। वादा था, अगर अंग्रेज जीत गए तो बंगाल का नवाब वही बनेगा। दोपहर तेज बारिश शुरू हुई। सिराज की सेना ने सोचा अंग्रेजों का बारूद भीग चुका होगा, लेकिन अंग्रेजों ने अपने बारूद को तिरपाल से ढक रखा था। बारिश रुकते ही उन्होंने जोरदार हमला कर दिया। सबसे बड़ा झटका युद्ध भूमि में मिला। मीर जाफर की विशाल सेना लड़ाई में उतरी ही नहीं। हजारों सैनिक सिर्फ तमाशा देखते रहे। कुछ ही घंटों में युद्ध समाप्त हो गया। अंग्रेज जीत चुके थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता था, उन्होंने भारत का भविष्य जीत लिया था। सिराजुद्दौला भाग निकले, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें पकड़ लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। अगले एपिसोड में मीर जाफर नवाब कैसे बना, अंग्रेजों ने बंगाल को कैसे लूटा, ड्रेन ऑफ वेल्थ की शुरुआत कैसे हुई, भारत की अर्थव्यवस्था कैसे टूटने लगी। एपिसोड 4 में देखेंगे प्लासी के बाद अंग्रेजों ने भारत को कैसे लूटना शुरू किया। 1757 में प्लासी का मैदान शांत हो चुका था। सिराजुद्दौला हार चुका था, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। जिस व्यक्ति ने अंग्रेजों का साथ देकर बंगाल के नवाब को हराने में मदद की थी,
अब वही व्यक्ति बनने वाला था, बंगाल का नया नवाब। उसका नाम था मीर जाफर। लेकिन सवाल था, क्या मीर जाफर सच में नवाब बना था, या फिर अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर अपना आदमी बैठा दिया था? प्लासी की हार के बाद सिराजुद्दौला भाग गया। वह अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग जगहों पर छिपता रहा, लेकिन अंग्रेजों के समर्थकों ने उसका पीछा किया। आखिरकार सिराजुद्दौला पकड़ लिया गया और कुछ ही समय बाद उसकी हत्या कर दी गई। अब बंगाल की गद्दी के सामने सबसे बड़ी रुकावट हट चुकी थी और अंग्रेजों के लिए सत्ता का रास्ता खुल चुका था। अब अंग्रेजों ने अपना वादा पूरा किया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। दरबार सजा, शाही रस्में हुई और मीर जाफर बंगाल की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन इस गद्दी की कीमत बहुत भारी थी। अंग्रेजों को बड़ी रकम दी गई, कंपनी के अधिकारियों को भी भारी धन मिला और रॉबर्ट क्लाइव इस पूरे सौदे से बेहद अमीर हो गया। यानी अंग्रेजों ने सिर्फ युद्ध नहीं जीता था, उन्होंने बंगाल की सत्ता में अपना प्रभाव खरीद लिया था। मीर जाफर के नवाब बनने के बाद अंग्रेजों की मांगें रुकने वाली नहीं थी। कंपनी को धन चाहिए था, अधिकारियों को धन चाहिए था, व्यापार में विशेष सुविधाएं चाहिए थी और धीरे धीरे बंगाल की संपत्ति अंग्रेजों के नियंत्रण में जाने लगी। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य व्यापार था, वही कंपनी अब राजनीतिक ताकत बनने लगी थी। अब सवाल उठता है, अंग्रेज जीते कैसे? उनकी सेना बहुत बड़ी नहीं थी, फिर भी उन्होंने बंगाल जैसी शक्तिशाली सत्ता को हरा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने इस्तेमाल किया संदेह, रिश्वत, षड्यंत्र और राजनीतिक चालों का। उन्होंने भारतीय शासकों के आपसी मतभेदों को समझा और उन्हीं मतभेदों को अपने हथियार में बदल दिया। मीर जाफर को लगा था कि अंग्रेजों की मदद से उसने बंगाल की गद्दी हासिल कर ली है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आने लगा कि नवाब की गद्दी पर बैठकर भी असल ताकत उसके हाथ में नहीं थी। अंग्रेज अपनी मांगें बढ़ाते जा रहे थे, खजाने पर दबाव बढ़ रहा था, दरबार में असंतोष बढ़ रहा था और मीर जाफर की स्थिति कमजोर होती जा रही थी। जिस अंग्रेजी मदद से उसने गद्दी हासिल की थी, वही मदद अब उसके लिए मुसीबत बन चुकी थी। प्लासी ने सिर्फ एक नवाब नहीं बदला था, इसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी थी। अब अंग्रेजों को समझ आ चुका था, भारत में सत्ता हासिल करने के लिए हर बार सीधे युद्ध करना जरूरी नहीं है। अगर भारतीय शासकों के बीच फूट पैदा की जाए, अगर सही व्यक्ति को सही समय पर समर्थन दिया जाए और उसके बदले धन और राजनीतिक अधिकार लिए जाए, तो एक व्यापारिक कंपनी भी एक विशाल साम्राज्य की नींव रख सकती है। सिराजुद्दौला का अंत हो चुका था, लेकिन बंगाल की कहानी का असली अंत अभी दूर था, क्योंकि अब अंग्रेजों की नजर सिर्फ सत्ता पर नहीं, बंगाल के पूरे खजाने पर थी। मीर जाफर को नवाब तो बना दिया गया, लेकिन क्या वह अंग्रेजों की बढ़ती मांगों को पूरा कर पाएगा? जानिए अगले एपिसोड में। मीर जाफर से मीर कासिम तक अंग्रेजों का अगला खेल। तब तक जुड़े रहिए, क्योंकि प्लासी के बाद शुरू हुई थी भारत पर अंग्रेजी सत्ता की असली कहानी।